हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज की क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, जिनको पढ़कर आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना होगा? चाइल्ड डेवलपमेंट में उसका अर्थ, बाल विकास का अर्थ, उसकी आवश्यकता क्या है, बाल विकास का क्षेत्र क्या क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। फिर इनकी अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा, सृजनात्मक, इनकी ये भी अवस्थाएं आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट रहेंगी। साथ ही हमारे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम और वातावरण रहता है। वातावरण कहाँ कहाँ से आता है, वातावरण में क्या क्या आता है? तो वातावरण में पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी और संचार माध्यम, ये सभी चीज़ें जो आती हैं वो हमारे वातावरण में आती हैं, जो बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। अब सीखने के क्या क्या अर्थ हैं, मतलब सीखने के अर्थ किस प्रकार से हम सीख सकते हैं, क्या अधिगम होता है ये, और उसको प्रभावित करने वाले कारक और प्रभावशाली विधियाँ, या आप इन्हें डिटेल में अपने पास से पढ़ सकते हैं। ये एक नोट्स की इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, मैं उस तरह से बता रही हूँ आपको, केवल आप इन्हें पढ़ लेना और इससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सकेगी। अधिगम के नियम क्या हैं? तो अधिगम के मुख्य नियम और उनके महत्व जो कुछ हैं वो हमें यहाँ पर बता रहे हूँ। तो अधिगम के मुख्य नियम या मुख्य सिद्धांत किस किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक के द्वारा, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। पावलोव के द्वारा संबंध प्रतिक्रिया का, और स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत नियम, और कोहलर के द्वारा सूझ और अंतर्दृष्टि का नियम दिया गया है। और इसके साथ साथ आपको व्यासी और वाइगोत्स्की के बारे में भी पढ़ना होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण और शिक्षण विधियाँ, शिक्षण किस प्रकार का होता है और किस किस प्रकार की विधियाँ हम शिक्षण में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले शिक्षण देते समय हमें क्या यूज़ किया जाता है? शिक्षण करते समय हमें हमारा शिक्षण देने का क्या अर्थ है, उद्देश्य क्या है, संप्रेषण, सूत्र विधियाँ, ठीक है, किस प्रकार की विधियाँ हम यूज़ कर रहे हैं शिक्षण देने में, आधार एवं कौशल, सूक्ष्म शिक्षण, और फिर नवीन विद्याएं कौन कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे बच्चे को किसी प्रकार से, बच्चे को एक प्रकार से नहीं आया तो कौन कौन सी दूसरी विधि का हम यूज़ कर सकते हैं। फिर सिद्धांत और अर्थ, इस प्रकार से टीचिंग मेथड का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे शिक्षण में आता है समावेशी शिक्षा, निर्देश एवं परामर्श के द्वारा। समावेशी शिक्षा में क्या क्या आएगा? हमारा अभिप्राय, समावेशी शिक्षा का अभिप्राय पढ़ना होगा आपको। इसकी पहचान, प्रकार, अपवंचित, भाषा, जाति, लिंग, दिव्यांग, दृष्टि, श्रवणस्थी और मानसिक, इन सभी को हम एक साथ बिठाकर जो पढ़ाते हैं वो हमारा समावेशी शिक्षा आता है। और इन प्रकार की शिक्षा देने में हम कौन कौन से उपकरण यूज़ करते हैं? तो उपकरण हमारे यूज़ में आते हैं सामग्री, विधियाँ, कौन कौन सी विधि यूज़ कर रहे हो, TLM क्या यूज़ कर रहे हैं, अभिवृत्तियाँ क्या हैं, जांच किस प्रकार से करेंगे, और टूल्स एवं तकनीकें हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे इनको हम शिक्षा देने में। नेक्स्ट पॉइंट होगा मनोविज्ञान का क्या इतिहास रहा है, यानी कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। मनोविज्ञान जो है इसको हम इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। तो साइकोलॉजी शब्द जो है ये यूनानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट साइक यानी कि आत्मा, नेक्स्ट लोगस यानी कि अध्ययन, और इस प्रकार से इन शब्दों का अर्थ मिलकर बनता है आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन, सोल ऑफ स्टडी। शुरुआत में मनोविज्ञान जो दार्शनिक हुआ करते थे, फिलोसोफर जो थे, या फिलोसफी का एक ही भाग माना जाता था।
फर्स्ट है हमारा आत्मा का विज्ञान, यानी कि इसकी उत्पत्ति, आत्मा का विज्ञान कब से माना गया? 16वीं शताब्दी में। और इसके समर्थक कौन थे, यानी कि किसने इसे आत्मा का विज्ञान कहा? अरस्तु और प्लेटो ने। और इनकी अवहेलना किसने की थी? आत्मा कोई रूप नहीं, आत्मा का कोई रूप रंग आकार नहीं होता, ये इसकी अवहेलना हो कही गई। यानी कि आत्मा का विज्ञान कब से नहीं माना गया? क्या सोचकर नहीं माना गया? तो आत्मा का कोई रूप नहीं होता, रंग नहीं होता, आकार नहीं होता, इसलिए आत्मा का विज्ञान, इसे बाद में इसकी अवहेलना की गई आत्मा के विज्ञान की। नेक्स्ट पॉइंट, मन व मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। तो इसको कब से माने गए हैं? तो साइकोलॉजी को मन व मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में माना गया। इसके संप्रवर्तक थे पोम्पनोजी। और इसका खंडन कब? इसका भी खंडन हुआ। तो इसका खंडन किस बात को लेकर हुआ? मन का कोई निश्चित आकार रूप रंग नहीं होता, ठीक है, जिसमें 1774 पोम्पनोजी ने बेबी बायोग्राफी के द्वारा प्रकाशित की, जिसका पहला अवस्थित अध्ययन सिस्टेमेटिक स्टडी कहलाता है। नेक्स्ट हमने साइकोलॉजी को चेतन का विज्ञान भी कहा। चेतन का विज्ञान कब से माना गया? तो चेतन का विज्ञान 19वीं शताब्दी से माना गया। और इसके समर्थक कौन कौन रहे? विलियम वुंट, विलियम जेम्स और टिंस्चर। अध्ययन क्या किया जाता है इसमें? चेतना के विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? चेतन और अवचेतन मन का। चेतन और अवचेतन मन का इसमें अध्ययन किया जाता है, यानी कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का इसमें अध्ययन करते हैं चेतन का विज्ञान में, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस में। इसका खंडन कब हुआ? यानी कि कब से इसको चेतन का विज्ञान भी नहीं कहा गया? किस लोगों ने इसका अध्ययन किया? तो विलियम मैकडूगल की पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के द्वारा ये कहा गया चेतन एक बहुत बुरा शब्द है, तब से इसका खंडन किया गया। विशेष बिंदु, उस समय मनोविज्ञान का क्षेत्र निश्चित नहीं हुआ करता था, अचेतन मन की बात नहीं की गई, और मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतन की आलोचना की गई, यानी कि चेतन के मनोविज्ञान की अवहेलना की। नेक्स्ट, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। किसने कहा? यानी कि जो मनोविज्ञान होता है ये हमारे व्यवहार का विज्ञान है, साइंस ऑफ बिहेवियर है। तो इसे 20वीं शताब्दी से माना गया मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान। और समर्थक थे इसके वॉटसन, स्किनर, पावलॉक, थॉर्नडाइक। और यही सबसे सटीक परिभाषा मानी गई। वुडवर्थ का अर्थ कथन था, यानी कि वुडवर्थ ने कहा है मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा, फिर मन व मस्तिष्क व चेतन को छोड़ा और अब वो व्यवहार को अपनाए हुए है। यानी कि ये कहावत में वुडवर्थ ने इन सभी के जो पुराने वैज्ञानिक को कहा गया था हमारे साइकोलॉजी को, उसको मनोविज्ञान को उसको एक रूप से परिभाषित करते हुए कहा है कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा, फिर मन व मस्तिष्क व चेतन को छोड़ा और अब वो अपना पूरा व्यापक रूप व्यवहार को अपनाए हुए है। मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या क्या हैं? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा इसका स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। यह मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय, फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था। शुरुआत इसकी थी 1892 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। इसे विलियम वुंट के शिष्य शिशनर के द्वारा शुरू किया गया था। विधि थी इसमें अंतर्निरीक्षण यानी कि इंट्रोस्पेक्शन करके चेतना यानी कि कॉन्शियस माइंड का विश्लेषण करना। मान्यता कब मिली से? चेतना का स्वरूप सभी का अलग अलग होता है, यानी कि सभी के चेतन माइंड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, प्रकार्यवाद यानी कि फंक्शनलिज्म। इसके मुख्य विचार क्या क्या रहे हैं प्रकार्यवाद के, वो पढ़ने होंगे आपको। चेतन किस तरह कार्य करती है और अपना मन वातावरण के साथ कैसे समायोजन करता है, यानी कि जो हमारी चेतना होती है वो बाहर वातावरण में किस प्रकार से समायोजन कर पाती है और कैसे अपने आप को उसमें एडजस्ट करती है। अब प्रकार्यवाद के समर्थक कौन कौन से थे?
प्रकार्यवाद के समर्थक हैं विलियम जेम्स, जॉन डीवी और एंजल। इनके बारे में आपको पढ़ना होगा प्रकार्यवाद में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म। इसकी शुरुआत 1919 में की गई, किसके द्वारा? जॉन बी वॉटसन के द्वारा। मुख्य विचार, केवल व्यवहार का ही वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो व्यवहारवाद है उसमें केवल व्यवहारवाद को ही विशेष माना जाता है और उसी का अध्ययन किया जाता है। वॉटसन के कथन के द्वारा, यानी कि वॉटसन व्यवहारवादी थे, तो इनके कथन में इन्होंने कहा है, मुझे तुम दर्जन भर बच्चे दो, मैं उन्हें चोर, सिपाही, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ, यानी कि जो उनके व्यवहार में लाएंगे और वो बन जाएंगे। किसी भी स्थिति में कैसा व्यवहार करना है, इसके समर्थक थे वॉटसन, यानी कि व्यवहारवाद के समर्थक वॉटसन, स्किनर, क्रो और इनक्रो, ये सभी इनके व्यवहारवाद के इस संस्थापक वो समर्थक थे, यानी कि मानने वाले। अब हेरिडिटी, वंशानुक्रम से ज़्यादा एनवायरनमेंट, वातावरण व्यवहार को प्रभावित करता है, यानी कि जो हम जन्म से हमारे अंदर जो वंशानुक्रम कुछ एबिलिटीज़ होती हैं उससे ज़्यादा हम व्यवहार में आसपास रहकर सीखा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मनोविश्लेषणात्मक मनोविश्लेषण यानी कि साइकोएनालिसिस। नेक्स्ट मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस। समर्थक कौन थे मनोविश्लेषणवाद के? तो इसके सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणवाद के समर्थक रहे हैं। मुख्य विचार क्या रहे इसके? तो व्यक्ति के असमान व्यवहार का कारण उसका अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड होता है, यानी कि मनुष्य जो व्यवहार में ला रहा है वो किस प्रकार से ला रहा है, उसके अवचेतन मन में जो चीज़ें चल रही होती हैं उसके कारण ही वो व्यवहार कर पाता है। अवचेतन मन के अध्ययन की क्या क्या विधियाँ होती हैं? तो अवचेतन मन के अध्ययन की विधियाँ हैं सम्मोहन, मुक्त सहचर्य विधि या स्वप्न व्याख्या। इसमें जो सिगमंड फ्राइड की बुक है वो से भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम सिगमंड फ्राइड की बुक का नाम है। नेक्स्ट मानवतावाद यानी कि ह्यूमनिस्टिक। समर्थक कौन रहे हैं इसके? समर्थक हैं कार्ल रोजर्स, अब्राहम मास्लो, इसके मानवतावाद के समर्थक रहे हैं। मुख्य विचार क्या है मानवतावादियों के? प्रत्येक व्यक्ति को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मसिद्धि का मौका मिले, प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल जीवन व्यतीत करे, ये इसकी मानवतावाद की एक विचारधारा थी। गेस्टाल्ट, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसकी शुरुआत हुई है 1912 ईस्वी में। संस्थापक रहे हैं मैक्स वर्दिमर, सह संस्थापक रहे हैं कोहलर कोफ्का और कुर्ट लेविन। गेस्टाल्ट वर्ड एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र यानी कि पूर्ण, संपूर्ण, होल। नेक्स्ट रहेगा संज्ञानवाद कॉग्निटिव। इसके समर्थक रहे हैं ब्रूनर, जॉन मिलर। मुख्य विचारधारा क्या रही है संज्ञानवादियों की? इसमें मानसिक क्रिया, मेंटल प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, याद करते हैं या समस्या का समाधान करते हो, वो सभी संज्ञानवाद के अंतर्गत मानसिक क्रिया के अध्ययन के द्वारा किया जाता है। इट सेज माइंड इज लाइक अ कंप्यूटर, यानी कि संज्ञानवादियों ने ये कहा है कि माइंड जो है वो एक कंप्यूटर की तरह कार्य करता है और इन्होंने माइंड को, दिमाग को कंप्यूटर माना है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा रचनावादी यानी कि रचनावादी निर्मितिवादी, कॉन्स्ट्रक्टिव रचनावादी को कहते हैं। इसमें बच्चे सक्रिय एक्टिव रहकर कार्य करते हैं और
अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, यानी कि खुद सीख कर कार्य, मतलब खुद बच्चे कार्य करके सीखा करते हैं। ये रचनावादियों का कहना था और रचनावादियों में ये माना जाता है। समर्थक थे इसके वाइगोत्स्की, रचनावादियों के समर्थक थे, रचनावादी मनोविज्ञान के समर्थक रहे हैं वाइगोत्स्की, सामाजिक रचनावादी, और पियाजे, जीन पियाजे। मनोविज्ञान के क्षेत्र, मनोविज्ञान के क्या क्या क्षेत्र होते हैं, यानी कि फिजिकल डोमेन क्या है इसके, तो इसमें है क्लिनिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि सोशल साइकोलॉजी, फिर है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, बायोसाइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस। नेक्स्ट, विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्था तो आपको पता ही, गर्भावस्था से शुरू हो जाती है। गर्भावस्था से लेकर जो विकास होता है वो वृद्धावस्था तक होता रहता है। विकास गर्भावस्था से स्टार्ट होकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था तक लगातार चलता रहता है। तो आज के हमारे इम्पोर्टेंट नोट्स में बस इतना ही। उम्मीद है आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो रही होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।